Good afternoon, sir. Good noon. कहाँ था रे बचवा? अभिषेक अब्सेंट था क्लास में तुम? अभिषेक कुमार, अभिषेक, why you were absent from the class? Yes, sir. What happened to you? Topic of the day. Hello. Topic of the day is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. You may see in your book or in a question, somewhere it is written as ionization energy. And even in more old book, you will see ionization potential. Ionization potential, ionization energy, and ionization enthalpy are all the same term. The difference is that ionization potential is expressed in terms of electron volt potential, and ionization energy and ionization enthalpy is expressed in terms of kilojoule per mole. We shall see it later. Okay. So what is ionization enthalpy? Ionization enthalpy is a quantitative measure of the tendency of an element to lose electron. किसी एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करने का कितना टेंडेंसी है, उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है. एक्चुअल कितना है वो हम निकाल सकते हैं वैल्यू से. वैसे आप बोलिए कि मार्केट में पोटैटो है, ओनियन बिक रहा है, पोटैटो इज चीपर देन ओनियन. ये हुआ क्वालिटेटिव. And when you will say potato has price 20 rupee per kg, but onion is 40 rupee per kg. This is quantitative. Exactly you have indicated what is the rate. So, quantitative measure of tendency of an element to lose electron is called ionization energy or ionization enthalpy or ionization potential. This is the definition. The minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. ध्यान दीजिए, minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy. किसी atom, isolated gaseous atom. What isolated means? Isolated means अकेला. अभी ये टर्म तो बहुत प्रचलित है. कोरोना काल में सुनते होंगे आप कि उसको आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया. What isolation ward means? Separate. एक रूम दे दिया, उसमें रहो. कहता है घर में भी आइसोलेटेड रहो, मतलब अकेला रहो. आइसोलेटेड मीन्स अकेला एक एटम. ग्राउंड स्टेट मीन्स जो उसका नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जिस रूप में रहता है वो ग्राउंड स्टेट. ठीक है. तो ग्राउंड स्टेट में
एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, ध्यान दीजिए, अगर सॉलिड है तो उसको हीट करो, लिक्विड बनाओ, लिक्विड से गैस बनाओ, और गैस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? आइसोलेटेड गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to release an electron from isolated gaseous atom in its ground state. कोई दिक्कत? डिनोटेड बाय डेल्टा आई एच, शॉर्ट में हम लोग आई लिखते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट सिंबॉलिक इसका जो साइंटिफिक सिंबल है दैट इज डेल्टा आई एच। डेल्टा मींस चेंज, आई फॉर आयनाइजेशन, एच मींस हीट या एंथैल्पी। ठीक है? अब किसी एटम के ग्राउंड स्टेट से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसमें जो एनर्जी खर्च हुआ दैट इज आई फर्स्ट। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक न्यूट्रल एटम है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुआ? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to release one electron from a neutral atom. आइसोलेटेड गैसेस एटम तो है ही ऑलरेडी, लेकिन न्यूट्रल एटम से निकालने में एनर्जी खर्च हुआ दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर कहीं पर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट। आप मैथ में पढ़े होंगे, अगर x के पीछे कुछ नहीं है इसका मतलब 1x मानते हैं हम लोग। x power nothing means power 1. So if someone says ionization enthalpy, it means it is first ionization enthalpy. Unless you have to mention I second, I third, I fourth and so on. ठीक है? तो न्यूट्रल एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च हुआ दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। यूनिट क्या है इसका? Nowadays unit is kilojoule per mole. Kilojoule per mole means 1 mole एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होता है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। Now what will be second I? Second I is energy required to remove the second most loosely bound electron. एक तो निकल चुका, जो दूसरा बचा है अब, फ्रॉम मोनो पॉजिटिव कैटायन। मोनो पॉजिटिव, एक प्लस हो गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आई सेकेंड। आई थर्ड क्या होगा बताइए आप लोग? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डाई पॉजिटिव कैटायन। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 प्लस आ गया, तीसरा निकालने में, 3 नहीं, ध्यान रखिएगा, 3 नहीं, तीसरा। ठीक है? फर्स्ट निकाले आई फर्स्ट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाले तो आई सेकेंड, और थर्ड निकाले तो आई थर्ड। बताइए कोई आदमी, अगर किसी न्यूट्रल एटम से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका नाम क्या होगा? आई फर्स्ट की, सेकेंड की, थर्ड? क्या बोलेंगे? We are removing 3 electron from a neutral atom. Then this energy is called I first or second or third? I first. Second, sir. I second, I first. Any more answer? सेकंड ही होगा। सेकेंड ही होगा। चलिए, एक बच्चा किसी दुकान पे गया, फिजिक्स का बुक लिया, फिजिक्स का प्राइस दिया। ठीक है? दूसरे दिन गया, केमिस्ट्री का बुक लिया, केमिस्ट्री का प्राइस दिया। तीसरा दिन गया, मैथ का बुक लिया, मैथ का पैसा दिया।
तो बताइए, अगर कोई बच्चा एक ही दिन तीनों बुक लेगा तो किसका पैसा देगा? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कि मैथ का? तीनों का। तीनों का। तो अगर न्यूट्रल एटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो आई फर्स्ट कैसे हुआ? तीनों क्या हुआ बताओ? आई थर्ड। थर्ड कैसे हुआ? तीनों तीनों सर। का ना निकाला सर। तीनों का सम हुआ ना। ओ यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो पहला भी हुआ, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ। हिंट दे तभी नहीं समझे। कोई पहला बुक फिजिक्स का लिया, सेकंड केमिस्ट्री का लिया, थर्ड मैथ का लिया, तो अलग अलग प्राइस दिया। और कोई तीनों बुक एक ही बार में ले लिया, किसका प्राइस देगा? तीनों का सर सम। सम ऑफ द 3। तो सम ऑफ द 3, ध्यान दो इस बात पर। फर्स्ट मींस पहला इलेक्ट्रॉन निकला, आई सेकंड मींस दूसरा निकला, एक निकलने के बाद दूसरा। थर्ड मींस 2 निकल चुका था, तीसरा निकला, उसमें जो एनर्जी लगा वो आई थर्ड हुआ। अगर 3 एक साथ निकला तो हाउ मच एनर्जी विल बी गिवन? आई फर्स्ट प्लस आई सेकंड प्लस आई थर्ड। एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था सर, डाउट। हाँ बोलो। सर आयरन एंथैल्पी का तो सर हम डिफिनेशन पढ़े सर, इट इज energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. So ये ground state है तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिट सर? नहीं, नॉर्मल स्टेट जो उसका है अपना, जिसका जो है। यस सर। जिसका फर्स्ट ऑर्बिट है उसका फर्स्ट, जिसका थर्ड है उसका थर्ड। नॉर्मल में जैसे सोडियम का थर्ड है तो थर्ड हुआ। ग्राउंड स्टेट मींस होता है नॉर्मल स्टेट। ओके, ठीक है, चलिए। Now one information for you. When we remove an electron, always we have to supply energy. So ionization enthalpy are always positive. Keep in mind, in chemistry, when energy is given, it is positive. When energy is released, it is negative. No confusion at all. Energy is given, it is positive. Energy is released, it is negative. Okay, so ionization energy, ionization enthalpy value are always positive because always energy is given. Now one problem, I first is less than I second less than I third. किसी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, कम एनर्जी लगेगा। सेकंड निकालना थोड़ा सा उससे कठिन है, थर्ड निकालना उससे भी कठिन है। बता सकते हैं क्यों? यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सर बढ़ जाएगा। Because it is more difficult to remove electron from positively charged atom ion than from a neutral atom. Why it is so? I am giving one example. You see what you are seeing on the slide. Al neutral atom से Al plus बना, energy required is 577 kilojoule per mole. Al plus से Al2 plus में 1820, more than 3 times. Al2 plus Al3 plus 2740, more than 5 times. And Al3 plus to Al4 plus is 11,600 kilojoule per mole. Okay, now see the region. उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, Aluminium has 13 protons and 13 electrons. Al plus में 13 protons and 12 electrons. Al2 plus क्या होगा? 13 protons, only 11 electron. And Al3 plus 13 proton and only 10 electron. So what is happening? As electrons are removed, number of electrons decreases.
but number of protons remain same. Naturally, nuclear attractive force on the decreased electron will increase. न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स हैं, 13 प्रोटॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, उसमें जो एनर्जी लगा मान लो एक्स वाई जेड, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तब एल प्लस बना. नाउ द 12 इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय 13 प्रोटॉन्स. अट्रैक्शन घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. So more energy required to remove electron. दो निकल गया, 11 प्रोटॉन बचे, इलेक्ट्रॉन बचे. 13 protons are now attracting 11 electrons only. न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? और बढ़ जाएगा. So as electrons are removed, number of electrons decreases in the orbit, but number of protons remains same. So nuclear attractive force on decreased electron increases, and this is why more and more energy required and I value increases. Okay? As number of electron decreases, number of protons is same. So nuclear attractive force on residual electron, residual जो बच गया उस पर, increases, hence more energy is required. इसमें मिसप्रिंट हो गया, डिक्रीजेस नहीं होगा, इंक्रीजेस होगा. न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन रेसिडुअल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बाय मिस्टेक नोट हो गया डिक्रीजेस. ठीक है? देयरफॉर आई फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, लेस देन थर्ड एंड सो ऑन. एक और इंफॉर्मेशन है, ध्यान दो, मैं बार बार कह रहा हूं, पीरियोडिसिटी सबसे बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, इसलिए आपको ट्रेंड देखना होगा, कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा. एक और देखो खास बात, फर्स्ट कितना है 577, सेकंड कितना है 1820, थर्ड कितना है 2740 और फोर्थ कितना है 11600. कुछ महसूस कर रहे हैं आप लोग? फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो इंक्रीज है वह रेगुलर वे में है और फोर्थ एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ है. Yes, बताइए sir. क्यों? कोई बताइए, गेस करिए, एबनॉर्मल इंक्रीज क्यों हुआ? सर क्योंकि वो उस ऑर्बिट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सर. हाँ, अल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहला इलेक्ट्रॉन का जब पहला लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और लास्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके बाद एब्रप्ट चेंज हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी में. ठीक है? दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. आप बताइए इस ज्ञान का क्या उपयोग कर सकते हैं? इस ज्ञान का क्या उपयोग कर सकते हैं बताइए? बताइए कोई आदमी, इस ज्ञान का कुछ उपयोग कर सकते हैं आप? देखो क्या हुआ, अल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 सेकेंड ऑर्बिट में और 3 था थर्ड ऑर्बिट में, 283. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे, जो कुछ बैलेंस फोर्स था. एक निकल जाने के बाद ये 13 प्रोटॉन रह गए, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन हो गया. आपका वीडियो भी नहीं आ रहा और स्क्रीन शेयर भी नहीं आ रहा है. वीडियो नहीं आ रहा, ओ सॉरी.
ओके, Yes. सो 13 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसका वैल्यू था 577 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, प्रोटॉन 13 रह गए, ये 12 हो गया, तो कुछ अधिक एनर्जी लगा। 2 रिमूव हो गया तो 11 को बचे इलेक्ट्रॉन, कुछ और ज्यादा एनर्जी लगा। अब देखो ये तीनों निकल गए, क्या अंतर पड़ा गौर कीजिए, एक ऑर्बिट खत्म हो गया। एक ऑर्बिट खत्म हो गया, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस डिक्रीज कर गया। पहले तो उसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन का नंबर घटा था, डिस्टेंस सेम था। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है देखो, रेडियस घट गया है। रेडियस घट गया है। घट गया। और एक और काम हुआ है, वो बताइए। रेडियस घट गया और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, है ना। So there is abrupt change in ionization enthalpy. तो इस ज्ञान का क्या उपयोग करेंगे आप बताइए, इस ज्ञान का क्या उपयोग करेंगे आप लोग? From this knowledge you can decide number of valence electron in an atom. इस पर क्वेश्चन रहेगा, जहां से आयनाइजेशन एंथैल्पी एब्रप्ट चेंज करेगा वो होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अल्युमिनियम में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बाद फोर्थ एब्नॉर्मल बन गया, इट मींस अल्युमिनियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी एटम मान लो पहला होगा 400, दूसरा होगा 700, तीसरा होगा 5000, क्या करें, क्या बोलेंगे? वैलेंसी इसका 2 है। इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2 वैलेंसी या होगा ना, किसी का पहला होगा 400, दूसरा होगा 3000, मतलब क्या हुआ? एक वैलेंसी It has only 1 valence electron. So keep in mind, very important, this term is from the value of ionization enthalpy, we can decide number of valence electron. और बताइए, श्रेया है? श्रेया यस सर। बताओ, और इस ज्ञान से तुम और क्या पता कर सकती हो? आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है, तो उससे निकाल लिए हम लोग कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लग गया तो और क्या कर सकते हैं? वैलेंसी पता कर लेंगे। वैलेंसी पता कर लेंगे। अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, अभी बताइए पीरियोडिक टेबल के टर्म में बोलिए, सही बोले हैं वैसे? ग्रुप और पीरियड पता नहीं। ग्रुप निकाल लेंगे, पीरियड नहीं निकाल पाएंगे, ग्रुप निकाल लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम ग्रुप नंबर डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकता है, आप ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है? समझ में आया बात? कि जहां से आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू एब्रप्ट चेंज करेगा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम ग्रुप नंबर जान सकते हैं, ठीक है? नंबर 2 पॉइंट कि आई का फर्स्ट का वैल्यू कम होगा, सेकेंड उससे बड़ा, थर्ड उससे बड़ा, एंड सो ऑन। चलिए वापस चलते हैं फिर हम लोग स्लाइड शो में। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिपेंड करता है? तो 2 मेन पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा। द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा है रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन भी होगा ना, जैसे अल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो उनमें आपस में सेम चार्ज है तो
रिपल्सन तो होगा ही। तो दो फैक्टर है, दोनों में बैलेंस होकर, तो सोचिए क्या हुआ, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींच रहा है, तो आई का मान बड़ा होगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है, तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। देयर आर टू अपोजिंग फैक्टर्स, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने से आई घटेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने से आई घटेगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से आई बढ़ेगा। कीप इन माइंड, आई कैसे बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स के बढ़ने से। जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा उतना ज्यादा आई होगा। और कैसे घटेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से। दोनों का जो नेट फोर्स होगा दैट विल डोमिनेट। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, ये बेसिक यही हुआ आई का फैक्टर्स का। अब उसको हम अलग अलग रूप में देखेंगे, चार तरह से पढ़ते हैं हम लोग। आयनाइजेशन एंथैल्पी चार बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन है वो? पहला है एटॉमिक रेडियस, इसको साइज कहते हैं आप, साइज ऑफ एटम। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा है नेचर ऑफ ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट जो कहिए। और चौथा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। They are the four factors on which ionization enthalpy value depends. कौन कौन? एटॉमिक रेडियस, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा नेचर ऑफ ऑर्बिटल, और चौथा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब एक एक कर पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, एटॉमिक रेडियस। आई होप समझ गए होंगे आप। एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज किया तो आई इंक्रीज करेगा। छोटा एटम होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, अधिक एनर्जी चाहिए, आई का मान बड़ा होगा। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज inversely proportional to radius of atom. Clear? जो लार्जर एटम है उनका आई कम होगा, जो छोटे एटम है उनका आई बड़ा होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एटम। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, they have less tendency to lose electron. दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है। जो स्टेबल हो गया है वह अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा। एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन will require more energy, so its ionization enthalpy value is high. अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सब है? जैसे S2 है फुल फिल्ड, P3 है हाफ फिल्ड, P6 है फुल फिल्ड, ऐसे ही D5 F7 हाफ फिल्ड है, और D10 F14 फुल फिल्ड है। तो जो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो मोर स्टेबल हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक एनर्जी चाहिए, उसके आई का वैल्यू बड़ा होगा। हम आगे दिखाएंगे ग्राफ आपको। एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। जिस किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में S2 हो, P3 हो, P6 हो, D5 हो, D10 हो, F7 हो या F14 हो, तो सब का आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू एबनॉर्मली लार्ज होगा। अभी एग्जांपल देखेंगे। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। आप याद कीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर ग्राफ खींचे हैं जब आप,
न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स s इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज्यादा होता है। इसको पेनिट्रेशन कहते हैं, न्यूक्लियर पेनिट्रेशन, penetration of orbital toward the nucleus, s greater than p greater than d greater than f। s इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा, p पर उससे कम, d पर उससे कम, f पर सबसे कम। तो इसका मतलब क्या हो? अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उस पर न्यूक्लियर फोर्स अधिक है, तो उसको निकालने में अधिक एनर्जी चाहिए। ऑर्बिट नंबर सेम है तो सेम है 2s और 2p, 3s और 3p, 3s 3p 3d, इसमें सेम ऑर्बिट है तब बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन p में और d में है तो d से निकालना आसान है, d में और f में है तो f से निकालना आसान है। तो s में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालना सबसे कठिन है, उसमें अधिक एनर्जी चाहिए, p में उससे कम, d में उससे कम और f में सबसे कम। ठीक है, ये तीन बात अभी ध्यान रखिए और आगे पढ़ेंगे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी पहले इस तीन को देखते हैं। क्या सब? रेडियस का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, रेडियस बढ़ने से घटेगा वैल्यू, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हाई वैल्यू होगा और s इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, p का उससे कम, d का उससे कम, f का सबसे कम। अब पहले इस तीनों को हम एग्जांपल से देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और एग्जांपल देखना पड़ेगा क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा। ये देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, पता है ना क्यों? क्या पढ़े हो? लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ पीटी एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, पढ़े हो ना? लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने ये ग्राफ दिया हुआ देखिए। लिथियम से बड़ा है बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा है बोरन, बोरन से बड़ा है कार्बन, कार्बन से बड़ा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा है ऑक्सीजन, उससे बड़ा फ्लोरीन और सबसे बड़ा नियॉन। दिखा आप लोगों को? तो जनरल ट्रेंड क्या हुआ? आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। कारण क्या बोलेंगे? लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ऑफ पीटी एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, सो आई इंक्रीजेस। एक्सप्लेन करना चाहते हैं बढ़िया से तो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। इसको पहले देखते हैं, फिर हम लोग आएंगे वापस। देखिए, आप लिथियम से जाइए नियॉन तक। लिथियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 और नियॉन का 2s2 2p6, यही है। Yes. इसका लास्ट ऑर्बिट कौन है? 2। इसका कौन है? 2 है ना? तो आप लिथियम से चले जाएंगे नियॉन तक, ऑर्बिट नंबर विल रिमेन सेम, ऑर्बिट नंबर सेम रहेगा। इनर में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे सब में। लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लिथियम में 2 1 है, बेरिलियम में 2 2, बोरन 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ऐसे। ध्यान दीजिए, ऑर्बिट नंबर रिमेन्स सेम, सो इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। क्या बताया था मैं? 2 फैक्टर हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो न्यूक्लियर फोर्स तो बराबर है,
दूरी बराबर है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा ना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना अधिक रिपल्सन होगा। सोचिए किसी क्लास में जितना अधिक बच्चा रहे उतना अधिक हल्ला होगा ना, झगड़ा होगा, मारपीट होगी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और शिल्डिंग कांस्टेंट है, यहाँ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन का जो फोर्स है वह इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को ओवरवे कर रहा है। ओवरवे समझते हैं, उसके इफेक्ट से ज्यादा, ठीक है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट ओवर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। बात पर ध्यान देना, दो फैक्टर हैं, यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बराबर है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, बराबर है, सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन भीतर में है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ही बढ़ रहा है। लेकिन जितना न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है उतना ये रिपल्सन नहीं बढ़ता है। नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ जाता है, इसलिए आई का मान बढ़ता है, ठीक है। एक लाइन बोलना होगा, सीधे बोल देंगे रेडियस घट रहा है इसलिए बढ़ रहा है। एक्सप्लेन करना क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स increases more than the inter electronic repulsion। जितना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है उससे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक एनर्जी चाहिए। कोई दिक्कत अब है? कोई दिक्कत? समझ लेंगे। 3 बात बोल सकते हैं आप। पहला क्या बोल सकते हैं सीधा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड atomic rate decreases, so I value increases। सीधा कह सकते हैं। एक्सप्लेन करना क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इन अट्रैक्शन is more than repulsion of electron, so I value increases। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं फिर। ठीक है, अब ये 2 जो देख रहे हैं आप ग्राफ में, बेरिलियम और नाइट्रोजन, इसका कभी कभी लोग कहते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में बोरन का वैल्यू कम है। रियल में बोरन का वैल्यू कम नहीं है, बोरन का वैल्यू उतना ही होना चाहिए। बेरिलियम नाइट्रोजन का वैल्यू ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे, पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है वो मैं अब आपको दिखा रहा हूं अगले स्लाइड में। देखिए, वो तो अभी कारण बताया वो है, उसके आगे देखो, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और बोरन का है 1s2 2s2 2p1। दिख रहा है ना? तो यहां पर 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन s से निकल रहा है और बोरन का इलेक्ट्रॉन p से निकल रहा है। अभी क्या बताया आप लोगों को? s हाई वैल्यू ज्यादा होता है, ज्यादा है, उसको निकालने में अधिक एनर्जी चाहिए। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन s से निकल रहा है, s में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। दूसरा, बेरिलियम में s2 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड है, s स्टेबल है। अब बोरन में p1 है, p3 नहीं है, इसलिए भी बेरिलियम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना पड़ेगा, तो कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए। There are 2 factors why I first of beryllium is greater than boron.
याद रहेगा, बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरन से ज्यादा है। ये ग्राफ ही याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में ट्रेंड पूछेगा आपसे। जनरल ट्रेंड हुआ कि लेफ्ट राइट इंक्रीजेस, बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस। क्या बोलेंगे? वाई आई फर्स्ट ऑफ बेरिलियम ग्रेटर देन बोरन? क्या बोलेंगे? पहला, बेरिलियम, in beryllium electron is removed from S, has higher nuclear force. In boron electron will be removed from P, which has lower nuclear force. Secondly, beryllium has a stable configuration S2, paired electron, some extra energy required to pair the unpaired electron, to unpair the paired electron. Boron has single electron, so it is easy to remove. दो कारणों से बेरिलियम का आई जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया। अब कैसे पेयर अनपेयर समझिए। मान लो आप कहीं बैठे हो, कोई काम नहीं कर बैठे हो, कोई बुलाया, इधर आइए, चले जाइए। अब मान लीजिए कहीं बैठ के बात किसी से कर रहे हैं, तब बुलाएगा। इट विल टेक टाइम, जिससे पहले बात कर रहे हैं उसे खत्म करेंगे, उसको बोलेंगे हाँ आ रहे हैं, तब न जाएंगे। तो वही बात है, पेयर जहां भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको अनपेयर करने में कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च होगी, जो अनपेयर रहेगा उसको निकालना आसान होगा। ठीक है, तो दो कारणों से बेरिलियम का आई बोरन से बड़ा होगा। कौन दो कारण? पहला, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन S से निकल रहा है, बोरन का P से निकल रहा है। S पर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है। दूसरा, बेरिलियम में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोरन में अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, P1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसको समझ गए हैं आप तो आई होप कि आप अगला भी समझ जाएंगे। देख लीजिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का आई का वैल्यू बड़ा है ऑक्सीजन से। यहां पर एक ही फैक्टर है, दोनों का इलेक्ट्रॉन P से निकल रहा है। अंतर क्या है? नाइट्रोजन में स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है P3, ऑक्सीजन में अनस्टेबल P4 है। अगर P4 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो P3 स्टेबल हो जाएगा। इस संसार में सब चाहता है स्टेबल हो जाना। नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा। नाइट्रोजन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन देने से अनस्टेबल होगा, और ऑक्सीजन अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। ऑक्सीजन क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन दे देंगे। नहीं, therefore ionization enthalpy of nitrogen is greater than oxygen। ध्यान रहेगा। नाइट्रोजन का आई बड़ा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम stable half filled electronic configuration. In oxygen, fourth electron, if removed, it will gain a stable configuration. This is why I of nitrogen is greater than oxygen. देखिए फिर से ग्राफ को, लिथियम से ये यहां पर होना चाहिए बेरिलियम को, और यहां बोरन। बेरिलियम का जो होना चाहिए वैल्यू उससे बड़ा हो गया। ऐसे ही बोरन है, कार्बन है, यहाँ होना चाहिए नाइट्रोजन, इसका बड़ा हो गया। फिर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और नियन का भी बड़ा है। क्यों? ड्यू टू स्टेबल P6 कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वेश्चन होगा, आई ऑफ इनर्ट गैसेज आर वेरी लार्ज। आई ऑफ इनर्ट गैसेज आर वेरी लार्ज। व्हाई? बिकॉज़ दे हैव स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। सब में S2P6 है। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो मतलब आपने क्या जो जो देखा, ध्यान दीजिए फिर से फाइनल, आपने देखा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ पीटी एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, और जहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसके आई का वैल्यू बड़ा है। ठीक है। और फोर्थ फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये टर्म आप बार बार सुनते हैं और आपके मन में आता है क्या चीज है। देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियर फोर्स सीधे लग रहा है। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट है, एक तो सेकेंड ऑर्बिट दूर है न्यूक्लियस से, उस कारण भी कुछ कम फोर्स होगा, और दूसरा ये फर्स्ट ऑर्बिट कुछ रोक लेगा, बीच में है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स को थोड़ा सा ये स्क्रीन कर लेगा। अब देखिए फिर थर्ड ऑर्बिट, दूरी तो है ही, दूरी कारण से भी कम फोर्स लगेगा, ऊपर से दो रो है इस बीच में इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को घेरे हुए हैं, तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स और भी कम लगेगा। इसे ही कहते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग। इनर जो कोर कहते हैं, कोर, इनर जो कोर इलेक्ट्रॉन है, कर्नेल है, दैट शील्ड्स द ग्रोइंग न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज को रोक रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जितना इफेक्ट होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है। जैसे लिथियम का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो लिथियम में क्या है 2 1, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। सोचिए अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो इस इलेक्ट्रॉन पर 3 प्रोटॉन के अट्रैक्टिव फोर्स लगते ना, और कुछ रोक लिया बीच वाला, जितना लगना चाहिए उससे कम फोर्स लगेगा। नहीं, अगर धूप बहुत खड़ा हो और बादल आ जाए तो हम लोग को धूप कम लगता है ना, क्यों? बादल कुछ धूप को रोक लेते हैं। यही है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो जेड अगर मान लो न्यूक्लियर चार्ज है और एस को यह रोक लिया, ये बचा जेड स्टार, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड हुआ एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, एस इज शील्डिंग कांस्टेंट, जो निकालना सीखेंगे हम लोग आगे, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, और जो बच गया चार्ज दैट इज जेड स्टार। और असल फैक्टर यही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर ही डिपेंड करता है। असली सारे फैक्टर का सारांश यही है, जेड स्टार बढ़ेगा, आई का मान बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर का इफेक्टिव अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, दैट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। सर जाएं सर, फिजिक्स का टाइम हो गया सर। बस अब तो खत्म होने वाला है। ठीक है। तो जेड स्टार इज द फाइनल वैल्यू, जेड स्टार पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है। अब देखिए ग्रुप में क्या होगा, गेस कर सकते हैं आप। जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा ना। दो बात होंगी, लिथियम है 2 1, सोडियम 281, पोटासियम 2881। क्या देख रहे हो, एज वी गो डाउन, जैसे हम नीचे आ रहे हैं साइज बढ़ रहा है, और ये भीतर इलेक्ट्रॉन ही बढ़ रहा है ना, शील्डिंग भी ज्यादा हो रहा है। सबके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में भी एक है, सोडियम में भी एक है, पोटासियम में भी एक है। एक तो साइज बढ़ रहा है, वो तो है ही, उस कारण से न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा। और शील्डिंग देखिए, लिथियम को केवल ये 2 शील्ड कर रहा है, सोडियम में 2 ऑर्बिट शील्ड करने वाला है, पोटासियम में
3 सील्ड करने वाला है, तो न्यूक्लियर का फोर्स क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज कर जाएगा ना, कम होगा ना, इसलिए आई का वैल्यू क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, एक्सेप्शंस, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करेगा, या 2 रीजंस। पहला, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो फोर्स डिक्रीजेस। और दूसरा, शिल्डिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस, देयर आर मोर कोर इलेक्ट्रॉन्स, भीतर अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियर फोर्स का शिल्डिंग ज्यादा हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा, एनर्जी कम देना पड़ेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्यों घटता है आई का मान, 2 कारणों से। एटम का साइज बढ़ता है, दूरी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स कम होता है, और दूसरा शिल्डिंग ज्यादा होता है, शील्ड अधिक करता है, न्यूक्लियर फोर्स को रोकता ज्यादा है, तो न्यूक्लियर फोर्स लगता कम है, और न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा तो एनर्जी कम खर्च होगा। वैसे देखिए इसमें भी ट्रेंड बिल्कुल सीधा नहीं है, एक गौर करो, ये लिथियम है, सॉरी बेरिलियम है, उससे मैग्नीशियम कम है, कैल्शियम कम है, और कैल्शियम से स्ट्रोंशियम कम है, लेकिन जितना कम होना चाहिए उससे उतना कम नहीं है। ये क्वेश्चन है, बाद में आएगा, हम लोग बात करेंगे इस पर। अब ट्रेंड देखिए, ये बताया वही लिखा हुआ है, और एक बात ये यही ट्रेंड है, सेम फर्स्ट पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, और एक ये इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहते हैं आपको, सेकेंड आई में क्या होगा, ये लास्ट है। सेकेंड आई में क्या होगा, गौर से देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या अंतर पड़ता है वो आप देखिए, यही ट्रेंड है, देख रहे हैं, पहले बढ़ता है, एक पीरियोडिसिटी दिख रहा है आपको, अंत में कौन है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का हाईएस्ट सब में है, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सबसे नीचे अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं आपको एक बात, उसके बाद खत्म करेंगे क्लास। ये आयन वाला लोग क्या हुआ, सोडियम और मैग्नीशियम, क्या पढ़े हम लोग अभी, क्या पढ़े याद करिए, कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आई का वैल्यू बढ़ता है, आई फर्स्ट ऑफ सोडियम लेस देन मैग्नीशियम, सोडियम के बाद है मैग्नीशियम, तो क्या होगा, आई फर्स्ट, सोडियम कम होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये सोडियम प्लस और Mg प्लस, अब देखो क्या हुआ, ध्यान दो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सोडियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑर्बिट नंबर भी घट गया, Mg प्लस का ऑर्बिट नंबर वही है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आई सेकंड किसका बड़ा होगा, का। हाँ, अब आई सेकेंड सोडियम का बड़ा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। अभी जो ट्रेंड बता रहे थे हम, वो आई फर्स्ट का था, सेकेंड का देखो, ये आयन का दिया हुआ है, बेरिलियम प्लस यहाँ है, बोरॉन प्लस आगे है, बेरिलियम प्लस नीचे हो गया, ये देखो Mg प्लस नीचे हो गया, ठीक है। तो सिर्फ साइज पर लेफ्ट टू राइट डिपेंड नहीं करेगा, मैं ये बताना चाहता हूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जनरल ट्रेंड हुआ कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, बट देयर आर मेनी एक्सेप्शंस बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप घर जाके टेबल में वैल्यू को देखिए, एक्सेप्शन सब पर ध्यान रखिए, कहां कहां एक्सेप्शन है, वहीं से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये जो अभी बताएंगे हम 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, ये केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, और इससे हर कंपटीशन में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा।
इसलिए बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है और खूब सुंदर से पढ़ो और जो मन में क्वेश्चन आए वो हमसे पूछो, हम बताएंगे तैयार हैं। लेकिन मेहनत से पढ़ो और टेबल सबके पास है ना, पीरियोडिक टेबल किताब में देख लीजिए। अब वैल्यू को देखिए, ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड को देखिए, ठीक है। और जो मन में क्वेश्चन आए उससे ट्रेंड से वो हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर, बाय। बाय बाय। फिर फॉलो हो गया।